नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल पे हम सरल और बोधगम्य तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने विवाह का टॉपिक लिया था कि विवाह कब, जल्दी विवाह के योग कुंडली में कैसे देखने को मिलते हैं, विलंबित विवाह के कि डिले कैसे मैरिज में होता है। कई बार एक शादी समय पर होती है पर वो किसी वजह से बिगड़ जाती है, तो दो विवाह के योग या बहुविवाह के योग, ये टॉपिक हमने लिया था। इसी को हम आगे जब बढ़ाएंगे तो इसमें हम एक टॉपिक और भी लेंगे, तलाक का, कि तलाक के योग कहाँ कुंडली में दिखाई देते हैं, या बिल्कुल डिनायल, शादी बिल्कुल होगी ही नहीं, इसके योग कैसे दिखाई देते हैं। तो ये दो टॉपिक भी हम लेने वाले हैं, लेकिन आज हम लेना चाहेंगे नवांश को, क्योंकि पहले हम नवांश को समझ लें, क्योंकि नवांश का भी मैरिज में बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि देखिए, जैसे आप मान लीजिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, शुरुआत में हमें कोई तकलीफ होती है तो हम एक जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है। उसको जाके हमने मान लीजिए बताया कि भी हेडेक है या हमारे पेट में दर्द हो रहा है या जो भी समस्या है, तो वो पहले आप हमको मेडिसिन देते हैं हमारे सिम्टम्स के आधार पे देख के। लेकिन अगर वो ठीक हो जाती है तो वेल एंड गुड है। पर कभी कभी क्या होता है कि फिजिशियन ने हमें दवाई दी लेकिन हम ठीक नहीं होते, तो हमें फिर जरूरत पड़ती है एक्सपर्ट की। ये होता है कि भाई इसमें कुछ ज्यादा तकलीफ है या और ज्यादा फर्दर रिसर्च की जरूरत है, ये साधारण पेट दर्द या सर दर्द नहीं है, है ना। तो अब उस समय फिर हम क्या होता है, हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हॉरोस्कोप में होता है। हॉरोस्कोप में D1 चार्ट जो हमारा होता है, जिसको हम जन्म कुंडली, जन्मांक या राशि चार्ट बोलते हैं, ये नंबर 1 चार्ट D1 कहलाता है। ये हमारा पहला पिक्चर होता है। मतलब जो कोई भी जातक का जब जन्म होता है तो उस समय आकाश का जो आकाश के अंदर जो नक्षत्रों की और ग्रहों की जो स्थिति होती है, उसका स्टिल फोटोग्राफ हम कह सकते हैं आज के टाइम में, इसको समझने के लिए कि उस वक्त उस घड़ी, उस समय, उस स्थान पर जहां पर जिस बच्चे का जन्म हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी का लखनऊ में जन्म हुआ है या कलकत्ता में जन्म हुआ है, और मान लीजिए आज की ही तारीख का जन्म है, मान लीजिए 18 नवंबर का बर्थ है, तो 18 नवंबर को कलकत्ता में जो बच्चे ने जन्म लिया, तो वो तीनों चीजों को देख करके उसका जन्मांक बनेगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा D1 चार्ट कि उस वक्त हमारा जो बेसिक था वो ये था। इसमें सब ग्रह जो है एक एक राशि के अंदर 30 डिग्री के अंदर स्थापित रहते हैं। लेकिन केवल इसी से काम नहीं चलता है। कब नहीं चलता है? जब कोई समस्या गंभीर होती है। कई बार होता है कि हम सुपरफिशियली हमने देखा, सुपरफिशियली मतलब पहले नंबर D1 चार्ट से हमने देखा और कोई चीज प्रेडिक्ट कर दी, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा होता है। क्योंकि देखिए, समस्या में ही कोई आता है हॉरोस्कोप दिखाने के लिए। जब हमारा सब अच्छा चल रहा होता है तो कोई हॉरोस्कोप दिखाने नहीं आता, उसको लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ और मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, मेरा सब अच्छा चल रहा है। तो कोई क्यों जाएगा डॉक्टर के पास? हम तब जाते हैं जब हमें कष्ट होता है। सेम कंडीशन होती है हॉरोस्कोप के लिए दिखाने के लिए। हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो हम तभी जाते हैं जब हम किसी परेशानी से गुजर रहे होते हैं। तो मान लीजिए D1 चार्ट देख करके कोई समस्या बताई गई कि भाई इसका समाधान तब तक हो जाएगा, या आप इस तरह से कुछ उपाय कर लीजिए तो हो जाएगा, जैसा कि नॉर्मल केस में हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर फिर भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो फिर हम क्या करें? तो वही जो एक्सपर्ट वाली बात हमने बताई कि जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरीके से हॉरोस्कोप में हम लोग चार्ट्स में जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं वर्गास। वर्गास का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट वर्ग होते हैं। अब वर्ग कैसे बनते हैं कि जो 30 डिग्री का चार्ट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में, लेकिन क्विकली हम इसको रिवाइज कर लेंगे कि इसी 30 डिग्री को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो 16 वर्ग हैं, हमारे 16 वर्ग होते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग जो है वो नवांश चार्ट है। नवांश चार्ट यानी कि 30 डिग्री को 9 से भाग करने पर 3 डिग्री 20 मिनट का एक एक हिस्सा बन जाएगा, और उसके अंदर फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल ग्रह की पोजीशन कहाँ आ रही है। तो फिर से वो राशियों में जाता है। इसका नियम है, नियम के अनुसार होता है। पहले हम लोग हाथ से निकालते थे, पंडित जी लोग हाथ से निकालते थे, एस्ट्रोलॉजर खुद कैलकुलेट करते थे। अभी कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है प्रोग्राम, तो कंप्यूटर खुद बता देता है कि भी नवांश में इन प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। तो अभी हमने यहाँ पर 2 चार्ट रखे, मतलब एक चार्ट रखा है और साथ में उसका नवांश भी रखा है। अब इसकी नवांश की रिक्वायरमेंट क्या होती है ये भी समझना चाहिए कि नवांश क्यों देखना है। क्या जरूरी है नवांश देखा जाए? ना देखें हम नवांश तो वही बात आ जाती है कि हमें साधारण कोई समस्या है
और हम फिजिशियन के पास गए, हमारी समस्या सॉल्व हो गई तो ठीक है, हमें कोई जरूरत नहीं आगे जाने की। लेकिन अगर हमारी समस्या सॉल्व नहीं हुई तो हम जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास। उसी तरीके से अगर हमको बहुत ही प्रिसाइजली प्रेडिक्शन करना है या हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप जरूर ही नवांश की तरफ जाएं और नवांश में देखें कि एक्चुअल पोजीशन प्लेनेट की क्या है। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए इसी हॉरोस्कोप को हम ले रहे हैं। अब इस हॉरोस्कोप में अगर हम देखें तो ये मकर लगन की कुंडली है और इसमें लग्न के अंदर शनि बैठा हुआ है। ठीक है, वो राहु केतु एक्सिस पे है, उस विषय को अभी हम नहीं ले रहे, केवल हम शनि को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम शनि को कंसीडर कर रहे हैं और प्लेनेट लग्नेश होके लग्न के अंदर ही है, हम जानते हैं कि लग्नेश जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट होता है और वो हमारे स्वास्थ्य को तो बताता ही बताता है, साथ में जो कुछ भी गेन होना है जातक को वो लग्नेश ही बताएगा। लग्नेश की पोजीशन अच्छी है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, स्वराशि का है, अपनी मित्र राशि का है, अपनी उच्च राशि का, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो वो अच्छा देगा, स्वास्थ्य को भी अच्छा देगा और जातक को उन्नति भी देगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि लग्नेश लग्न में ही है, ठीक है, हमें लग रहा है सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। ठीक है, राहु केतु एक्सिस की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन लग्नेश लग्न में, स्वास्थ्य अच्छा जाना चाहिए। जातक चाहे तो अपने एफर्ट से कुछ भी गेन कर सकता है। लेकिन जब समस्या आई तो हम D9 में गए और जब हम D9 में गए तो हमने क्या देखा कि हमारी लग्न का भी नवांश होता है। तो जो हमारी यहाँ मकर लगन थी तो यहाँ नवांश में हमारी कुंभ लगन आ गई। अब आप ये देखिए कि दोनों ही जगह हमारा नवांश का भी जो लग्ना लॉर्ड बना वो भी शनि ही बना। लेकिन इस चार्ट में जाकर के ये शनि क्या हो गया, यहाँ देख रहे हैं आप, मेष राशि के अंदर आ गया और मेष राशि के अंदर का शनि यानी ये डेबिलेटेड हो गया। डेबिलेटेड मतलब नीच का हो गया। अब जो शनि यहाँ पे हमें अच्छा दिख रहा था, D1 में हमें अच्छा दिख रहा था, जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा था, हमारे अचीवमेंट्स बेटर दिखा रहा था, ठीक है, थोड़ी बहुत विघ्न बाधा दिखा रहा था, लेकिन वही शनि D9 में आके नीच का हो गया। अब अगर D9 में यहाँ का लग्नेश D9 में आके नीच का हो गया तो हम क्या प्रेडिक्शन करेंगे? हम ये कहेंगे भाई यहाँ जितना अच्छा शनि दिख रहा था उतना एक्चुअल में नहीं है, वो नवांश में जाकर के नीच राशि का हो गया, जिसके कारण ये शनि इनको कष्ट देगा, स्वास्थ्य में भी कष्ट देगा और अचीव करने में स्ट्रगल देगा। चीजों को जो भी ये चाहेंगे लाइफ में पाना तो उसमें उनको आसानी से इजीली सब कुछ नहीं मिलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अगर जुपिटर को देख लें, अगर ये फीमेल चार्ट है मान लीजिए, तो फीमेल चार्ट में जुपिटर का तो महत्व बहुत ज्यादा है। क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि जुपिटर बहुत सी जगहों का कारक है, धन का कारक है, संतान का कारक है, फीमेल की कुंडली में तो सप्तम स्थान का भी कारक है, धर्म भाव का भी कारक है और लाभ का भी कारक है। जिस प्लेनेट के पास इतने कारकत्व हों, जिस प्लेनेट के पास इतना सारा रिजल्ट देने के उसके पास पोर्टफोलियोज हैं, तो उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और खास करके चूंकि ये 7th हाउस का भी इसमें रोल बढ़ जाता है, तो फीमेल की कुंडली में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गुरु अच्छा होना चाहिए। अब हमने गुरु को लिया, वैसे तो हम ये जानते ही हैं कि शनि की लग्नें हो या शुक्र की लग्नें हो तो जुपिटर अच्छे हाउसेस का लॉर्ड नहीं है। जैसे कि अब यहाँ देखें मकर लगन की कुंडली में ये 12th का लॉर्ड है और 3rd का लॉर्ड है, तो ये दीज आर नॉट गुड हाउसेस। लाइक 3rd हाउस क्या है? पराक्रम का है, साहस का है, तो दुस्साहस का भी है, मेहनत का है। ठीक है, और 12वां घर हमारा क्या है? 12वां घर हमारा खर्च का है, निंद्रा का है, भोग का भी है। अब वो प्लेनेट जिसके पास ये पोर्टफोलियो थे, तो चलो ठीक है, पोजीशन वाइज इतना खराब नहीं है D1 में। क्यों खराब नहीं है? क्योंकि मकर में बेशक गुरु नीच का होता है, लेकिन कुंभ राशि के अंदर गुरु इतना अच्छा हो जाता है क्योंकि गुरु की और शनि की दोनों की प्रकृति एक सी है। किस मामले में? दोनों ही धीरे चलने वाले प्लेनेट हैं, दोनों ही बड़े प्लेनेट हैं, दोनों ही पृथ्वी से दूर हैं और धीमे चलते हैं, है ना। और इसके अलावा जुपिटर और शनि दोनों ही आध्यात्मिकता के प्लेनेट हैं। जहां शनि संन्यास को दिखाता है वहीं गुरु आध्यात्मिकता को दिखाता है। पूजा पाठ, पुरोहिताई, मंत्रोच्चारण, आचार्यत्व, कथावाचन, ये सारे सद्गुण जो है, परोपकार, दया, क्षमा, सब जो है ये गुरु से मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ अगर हम देखें तो वाणी भाव में बैठा हुआ ये गुरु अच्छी पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है ना, बढ़िया पोजीशन दिखा रहा है, नॉट बैड। क्यों? क्योंकि गुरु को यहाँ दिग्बल भी मिल जाएगा, क्योंकि गुरु को पूरा दिग्बल मिलता है लग्न के अंदर। ठीक है,
तो अब ये अगर यहाँ बैठा हुआ है तो इसको दिग्बल भी पूरा मिल रहा है, और इसकी राशि भी कुंभ राशि के गुरु को कहीं कहीं कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि उसको उच्च के समान ही मानिए। तो उच्च के समान ही मानिए का मतलब ये नहीं, उच्च का नहीं कहेंगे हम इसे, लेकिन चूंकि दोनों का राशि का और इसका सिंक्रोनाइजेशन एक जैसा है, राशि शनि की है, शनि और गुरु के कुछ गुण मिलते हैं जो हमने अभी बताया, आध्यात्मिकता के, संन्यास के, स्पिरिचुअलिज्म में ये दोनों प्लेनेट मिलकर ही ले जाते हैं। अगर किसी को साधु बनना है, सन्यासी बनना है, या साधुत्व के गुण है, सन्यासित्व के गुण है, तो उनके गुरु शनि दोनों अच्छे होने चाहिए। अब ये गुरु यहाँ हमें ओवरऑल ओके अच्छा दिख रहा है, बट अगर हम आ गए D9 पे, तो अब D9 में देखिए यही जुपिटर फिर नीच का हो गया, ये जुपिटर भी नीच का हो गया इस कुंडली में D9 में जाके। तो जितना बढ़िया गुरु हमको यहाँ दिख रहा था, D1 में दिख रहा था, उतना अच्छा ये D9 में नहीं रहा। एक तो भाव भी खराब चला गया, 12वें घर में चला गया, व्यय भाव के अंदर चला गया। अगर देखिए सेकंड हाउस से अगर ये केंद्र या त्रिकोण में जाता तो उन्नति होती है ना, फेवरेबल प्लैनेट में जाता, फेवरेबल राशि में जाता तो उन्नति होती। गया तो शनि की ही राशि में, लेकिन अभी अपनी नीच राशि में चला गया। दोनों राशियों में फर्क है, जो मकर राशि है वो चर राशि है, और जो कुंभ राशि है वो स्थिर राशि है। जो मकर राशि है वो ये इसका मूवमेंट ये ज्यादा दिखाती है, और ये स्थिर राशि है, और ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि की ज्यादा प्रिय राशि कुंभ है, शनि के ज्यादा गुण जो है वो कुंभ राशि में मिलते हैं, मतलब है ना। तो अब गुरु भी, गुरु की पोजीशन हमने अभी यहाँ डिस्कस करी कि मकर में गुरु इतना अच्छा नहीं है और कुंभ में गुरु को काफी अच्छा माना जाता है। तो अब यहाँ तो अच्छा था और यहाँ आके ये खराब हो गया, भाव भी इसने खराब वाला ले लिया, व्यय भाव का ले लिया, और साथ में राशि भी इसने ऐसी वाली ले ली कि जिसमें कि इसके अपने गुण कम दिखाई देते हैं। तो अब आप देखिए कि इसका लग्नेश भी खराब हो गया, D9 में जाके कमजोर दिखाई देने लगा, और जुपिटर प्लेनेट जो कि ठीक है खराब घरों का लॉर्ड था, लेकिन कारकत्व तो अच्छे होते हैं गुरु के पास, तो यहाँ ये कारकत्व की भी हानि करेगा। तो ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी को भी कम नहीं आंक सकते, हम D9 को भी कम नहीं आंक सकते, D1 को भी कम नहीं आंक सकते। जहां हमें जन्मांक को पूरी तरह देखना है, समझना है, उसकी एनालिसिस करनी है, वहीं हमको नवांश को भी जरूर देखना चाहिए। और वैसे अगर हम जैसे सब वर्गों की बात करें तो जो D2 होता है हमारा, जो 15-15 डिग्री के 2 भाग बनाए जाते हैं, तो वो संपत्ति के लिए देखा जाता है, धन के लिए देखा जाता है। D4 है वो प्रॉपर्टी के लिए देखा जाता है। D7 है वो संतान के लिए देखा जाता है। D9 पत्नी या पति के लिए देखा जाता है, दाम्पत्य जीवन के लिए। लेकिन खाली दाम्पत्य जीवन के लिए D9 को नहीं देखा जाता, क्योंकि पाराशर ऋषि ने भी कई ग्रंथों में ये उल्लेख किया है कि सारे वर्गों को अगर आप नहीं भी देखें, परंतु फिर भी आप नवांश को जरूर एक बार देख लें, क्योंकि नवांश के बहुत सारी चीजें हैं। नवांश में ग्रह वर्गोत्तम हो जाते हैं, नवांश में ग्रह पुष्कर नवांश में चले जाते हैं, नवांश में ग्रह पुष्कर भाग में चले जाते हैं, नवांश में ग्रह कई बार राशि वर्गोत्तम तो होते ही, कई बार भाव वर्गोत्तम होते हैं। तो वो फिर वो किस तरह रिजल्ट देते हैं वो बात है। तो नवांश की जो मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि जब ग्रह वर्गोत्तम हो जाते, कोई भी ग्रह जब वर्गोत्तम होता है तो अपने पूरे कारकत्व देगा वो। जैसे सपोज मान लीजिए इस हॉरोस्कोप में तो कोई ग्रह वर्गोत्तम है ही नहीं, लेकिन अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है, वर्गोत्तम का मतलब होता है सबसे पहले 2-3 तरह से वर्गोत्तम, 2 तरह से होता है ग्रह वर्गोत्तम। नंबर 1 तो हम लोग राशि वर्गोत्तम मानते हैं, है ना। राशि वर्गोत्तम कैसे मानते हैं कि जैसे जो प्लेनेट, जैसे यहाँ शनि मकर में था, या किसी और प्लेनेट से बताते हैं क्योंकि अभी शनि गुरु का हमने स्टडी कर लिया। जैसे ये बुध हमारा यहाँ पर इसमें है, वृश्चिक राशि में है, अगर D9 में भी ये वृश्चिक राशि में ही हो तो उसको हम कहेंगे राशि वर्गोत्तम, या वर्गोत्तम कह देते हैं खाली, कि सेम राशि में जब दोनों जगह होता है तो उसको वर्गोत्तम कह देते हैं हम। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा हमारा यहाँ कन्या राशि में, अगर इधर भी कन्या ही राशि में हो चंद्रमा, तो वो वर्गोत्तम कहलाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि प्लेनेट राशि में तो वर्गोत्तम नहीं होता, पर भाव में हो जाता है। कैसे हो जाता है भाव में? जैसे कि जिस भाव में यहाँ है उसी भाव में यहाँ हो, मान लीजिए। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें दूसरा हॉरोस्कोप बना के उसको समझना पड़ेगा। एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि नवांश का क्या महत्व है, फिर हम किसी दूसरे एग्जाम्पल से उसको देखेंगे। नवांश का महत्व यह है कि ग्रह वर्गोत्तम हो,
चाहे वो अपनी सेम राशि में चले जाके वर्गोत्तम हो या सेम भाव में वर्गोत्तम हो तो भी वो वर्गोत्तम होते हैं। और कई बार ग्रह तत्व वर्गोत्तम होते हैं। तत्व वर्गोत्तम कैसे होते हैं कि जिस तत्व में वो यहाँ है उसी तत्व में वो यहाँ हो। जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पर है ये मकर में है, तो मकर राशि जो है वो वायु राशि है। तो अब 2, 6, 10 में ही अगर ये प्लेनेट चला जाए तो वो क्या होगा कि अर्थ त्रिकोण में ये वायु अग्नि पृथ्वी वायु जल के हिसाब से देख सकते हैं, या धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। जैसे हमने देखा अग्नि पृथ्वी राशि है, जैसे ये पृथ्वी राशि के अंदर यहाँ पर शनि है, तो अगर इधर भी पृथ्वी राशियां कौन कौन सी हैं हमारी? पृथ्वी राशियां हैं 2, 6, 10, यानी कि 2, 6, 10। अब इन तीनों में से कहीं भी प्लेनेट चला जाए, इधर कहीं हो, इन तीनों में से किसी एक राशि में D1 में हो और इन तीनों में से ही किसी एक राशि में D9 में हो, तो उसको क्या कहेंगे? तत्व वर्गोत्तम। उसको हम क्या बोलेंगे? तत्व वर्गोत्तम। तत्व के आधार पे वो वर्गोत्तम है, माने यानी कि उस तत्व के आधार पे वो पूरे फल देगा। सिंक्रोनाइजेशन भी होता है, जैसे कि बुध मान लीजिए हमारा बुध मान लीजिए है और ये अर्थ त्रिकोण भी है, तो बुध अगर इन तीनों में से किसी राशि में है तो उसकी ट्यूनिंग हो जाएगी, क्योंकि बुध भी धन देता है, व्यापार देता है, और वो कैसा तत्व है? पृथ्वी तत्व का प्लेनेट है ना, और ये राशियां भी पृथ्वी तत्व की हैं, तो उससे भी प्लेनेट को बल मिलता है, उससे भी प्लेनेट के रिजल्ट आते हैं, वो बेहतर आते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए अग्नि तत्व में कोई प्लेनेट है 1, 5, 9, मान लीजिए इन राशियों में यहाँ कोई प्लेनेट होता है, मान लीजिए कोई होता है, सपोज सूर्य ही यहाँ पर होता, और इन्हीं तीनों में से किसी एक में वो D9 में भी होता, तो अग्नि तत्व में प्लेनेट पहुंच जाता। तो दोनों जगह अग्नि तत्व में होने से वो तत्व वर्गोत्तम, तो ये महत्व बढ़ा देता है। और बाकी वर्गों में भी इसका महत्व है। जिस वर्ग से जो चीज देखी जाती है उस वर्ग में अगर इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो उनके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। लेकिन वर्गोत्तम शब्द जो है वो केवल नवांश के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, कि नवांश में प्लैनेट सेम राशि में चला जाए, सेम तत्व की राशि में चला जाए, सेम भाव में चला जाए तो भाव वर्गोत्तम हो जाता है। सपोज मान लीजिए जैसे कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये चंद्रमा हमारा यहाँ पर है और इसी तरह से चंद्रमा हमारा मान लीजिए यहाँ आ गया होता सपोज, तो अब ये इस भाव में यहाँ पर है, इसी भाव में यहाँ पर है, 9th हाउस में ही यहाँ पर है और 9th में ही यहाँ पर हो जाए अगर मान लीजिए, तो हम इसको क्या कहेंगे? भाव वर्गोत्तम। तो उस भाव के फिर पूरे फल मिलते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाव के पूरे फल मिलते हैं तो क्या हमेशा अच्छे ही मिलते हैं? नहीं, हमेशा अच्छे ही मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिपेंड करेगा ना कि प्लेनेट कहाँ का लॉर्ड है, कहाँ का लॉर्ड नहीं है। अब जैसे हम अभी गुरु की बात कर रहे थे कि गुरु इधर जो था वो कुंभ में था और यहाँ आकर ये डिटेरियोरेट हुआ, ठीक है, लेकिन गुरु के पास पोर्टफोलियो हमारे यहाँ खराब है। यहाँ पे मकर में हमने बताया था, मकर लगन में गुरु के पास अच्छा पोर्टफोलियो नहीं है, यात्रा का है, दुस्साहस का है, साहस का है, निंद्रा का है, खर्च का है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ आके कमजोर हुआ तो क्या होगा? फिर ये होगा कि जो हमारे 12th हाउस के रिजल्ट हैं वो कमजोर पड़ेंगे, यानी कि नेगेटिविटी वहां की कम होगी। इसी तरह से जो 3rd हाउस के रिजल्ट हैं वो भी थोड़े से कम हो जाएंगे। मतलब हो सकता है कि दुस्साहस ना कर पाए व्यक्ति, साहस तो करे पर दुस्साहस नहीं कर पाए, क्योंकि दुस्साहस के लिए प्लेनेट में पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि ग्रह वर्गोत्तम हो गया तो सदैव आप शुभ फल की ही आशा करें। डिपेंड करेगा कि वो यहाँ पर किस हाउस का लॉर्ड है। अगर हमारा 6th हाउस का लॉर्ड वर्गोत्तम हो गया, मान लीजिए राशि वर्गोत्तम हो गया, यहाँ पर भी आके उसी राशि में आ गया, तो पावर तो बढ़ गई, लेकिन वो क्या देगा? देगा तो रोग ऋण रिपु, क्योंकि 6th हाउस हमारा किस चीज का है? रोग, ऋण और शत्रुता का। अब यहाँ का लॉर्ड जब वर्गोत्तम होगा तो अपनी चीजों की वृद्धि करेगा, अपने कारकत्व की वृद्धि करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे बुध है जिस तरीके से, और वहां जाकर वो वर्गोत्तम हो जाए बुध इसी राशि के अंदर,
तो रोग भी देगा, ऋण भी देगा, शत्रु भी देगा, और चूंकि वो खुद बुध है तो हो सकता है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे दे, नस नाड़ियों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे दे। तो ऐसे होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम वर्गोत्तम ग्रह देखकर ही बस सोच लें कि बस इसके रिजल्ट पूरे अच्छे मिलने वाले, हमें खराब भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ का लॉर्ड है। इसी तरह से अष्टम का स्वामी है, मान लीजिए। अब अष्टम भाव का स्वामी क्या देता है? अचानक रिजल्ट देता है, एक्सीडेंट भी दे देता है, कई बार रिसर्च करवाता है, कड़ी मेहनत कराता है, विघ्न बाधा देता है। ठीक है, तो अब यहाँ का स्वामी अगर वर्गोत्तम हो जाएगा तो इन्हीं चीजों की तो वृद्धि करेगा, क्योंकि वो उसको अपने पूरे फल देने, तो वो यहाँ के पूरे फल देगा। तो अब वो फल हमारे नेगेटिविटी बढ़ेगी, मतलब इसमें क्यों? क्योंकि खराब घर का स्वामी अच्छा पावर पा गया। जैसे एक विलेन के पास पावर ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? वो तो और ज्यादा आतंकवादी होगा। राक्षसों में क्या होता था? जब राक्षसों को पावर मिल जाती थी, वो घनघोर पूजा करते थे और मांग लेते थे वरदान, और जब कोई भगवान की पूजा करता है तो वो दे देते हैं, देवता आते हैं, भाई ठीक है तुमने पूजा करी, ले लो वरदान। अब वरदान पा गए, पावर पा गए, शक्ति पा गए, तो फिर क्या करते हैं? उसका दुरुपयोग करते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति वैसी है। ठीक है, तो प्लेनेट कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं हॉरोस्कोप में। डिपेंड करता है कि वो कहाँ का स्वामी है। अब जैसे इसी मकर लगन की कुंडली में अगर हम देखें तो शनि को वैसे हम कहते हैं भाई डिले देता है, सुस्ती देता है, आलसी बनाता है, ये तो प्लेनेट अच्छा नहीं है, दुख देने का है। लेकिन ये यहाँ पर लग्नेश है। अब जब लग्नेश बन जाता है प्लेनेट, तो चाहे वो मंगल हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो सूर्य हो, वो शुभता देना चाहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी, वैसे तो हमने पढ़ा है सिद्धांत कि भाई ये प्लेनेट शुभ की श्रेणी में आते हैं, ये प्लेनेट अशुभ की श्रेणी में आते हैं, और कुछ प्लेनेट कंडीशनल होते हैं। जैसे बुध को और चंद्रमा को हम कंडीशनल लेते हैं कि अगर बुध अच्छे हाउसेस का लॉर्ड है, अच्छे हाउसेस के लॉर्ड्स के साथ बैठा है तो वो शुभता में चला जाएगा, अगर अकेला बैठा है तो शुभ में चला जाएगा। खराब प्लैनेट्स के साथ बैठ गया, नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ बैठ गया, फंक्शनल बेनिफिक के साथ ना बैठ के फंक्शनल मेलेफिक के साथ बैठ गया, तो फिर वहां काम खराब कर देगा। ठीक है, तो वही बात हो गई। इसी तरह चंद्रमा को कहते हैं कि चंद्रमा में दिग्बल हो, पक्षबल हो तो चंद्रमा शुभ की तरफ है, चंद्रमा में दिग्बल नहीं है, पक्षबल नहीं है तो चंद्रमा अशुभ की तरफ है। तो इस तरह से प्लैनेट के, कोई भी प्लैनेट को हम शुभ की श्रेणी में हमेशा के लिए नहीं रख सकते, किसी भी प्लैनेट को हम अशुभ की श्रेणी में हमेशा के लिए नहीं रख सकते। इट डिपेंड्स ऑन हॉरोस्कोप। जिस हॉरोस्कोप में जो पोर्टफोलियो प्लैनेट को मिला है वो तो उसको वहां के फल तो देने ही देने हैं। जैसे कि इसी कुंडली में हम सूर्य को अष्टमेश कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा है कि सूर्य को और चंद्रमा को अष्टमाधिपति दोष नहीं लगता। पढ़ा है ना, हमने पहले पढ़ा है ये, हमने एक वीडियो में भी इसको कवर किया है कि इनको ल्यूमिनरीज कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाशित है, धरती से ही दिख जाते हैं, चंद्रमा भी दिखता है और सूर्य भी दिखता है, और दोनों में प्रकाश भी है, तो ल्यूमिनरीज कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ल्यूमिनरीज को 8th हाउस के लॉर्ड होने का दोष नहीं लगता। अब दोष क्या है? दोष ये होता है कि जो 8th का स्वामी बन जाता है प्लेनेट, चाहे वो चंद्रमा बने चाहे वो सूर्य बने, वो जहां बैठता है वहां की भी हानि करता है। क्यों? क्योंकि वो अष्टम के रिजल्ट लेकर के वहां बैठ गया। ठीक है, तो अब जो बाकी प्लेनेट हैं, बाकी जो हमारे प्लेनेट हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, है ना, ये प्लेनेट तो अष्टमेश बन करके जहां बैठेंगे वहां की हानि करेंगे। लेकिन सूर्य और चंद्रमा अष्टमाधिपति का दोष नहीं लगता। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वो कहीं भी बैठ जाएं अष्टमेश होकर के, वहां की हानि नहीं करेंगे, बस। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये अष्टमाधिपति बन गया तो अब ये अष्टम के फल तो देने ही है ना इसको, क्योंकि ये तो इसका विभाग है भाई, इसी विभाग का तो अध्यक्ष है ये। तो ऐसा नहीं है कि सूर्य अष्टम के फल नहीं देगा अष्टमाधिपति होके, वो अष्टम के फल तो देगा, उसको देना ही है, क्योंकि उसके पास विभाग ही वही है। वो अलग बात है कि उसके पास जो कारकत्व है कि भाई सरकार से लाभ देने का कारकत्व है, या हमारा इन जनरल स्वास्थ्य अच्छा करने का उसके पास है, आई साइट अच्छी करने का उसके पास पोर्टफोलियो, तो वो सब तो वो हमेशा देगा, कहीं का भी स्वामी हो, सूर्य हो या चंद्रमा। चंद्रमा की बात करें, इमोशनल बनाता है चंद्रमा, माता का स्वास्थ्य बताता है हमारा, और हमारे मन की स्थिति को बताता है। तो वो सारी चीजें तो उसे देनी ही देनी है, मतलब कारकत्व तो हमेशा प्लेनेट अपना देगा ही। चाहे वो वर्गोत्तम है तो भी बेहतर तरीके से देगा,
चाहे वो कहीं का भी लॉर्ड है तो भी देगा, अष्टमाधिपति है तो भी देगा, षष्ठाधिपति है तो भी देगा, 12वें का स्वामी है तो भी अपने कारकत्व देगा। ठीक है, कारकत्व की हानि नहीं होती है, कारकत्व हमेशा मिलते हैं, कारकत्व के फल हमेशा मिलते हैं। फलों में जो अंतर आता है वो भावेश बनने से आता है। कोई भी अब जैसे गुरु ही प्लेनेट है, अब यहाँ पर ये खराब घर का स्वामी बन गया तो कारकत्व की हानि नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि पति ना दे, कि संतान ना दे, कि पैसा ना दे, वो सब देगा लेकिन साथ में खर्च भी करा देगा। अब चूंकि यहाँ का स्वामी है तो अच्छी जगह करा सकता है, पूजा पाठ में खर्च करा सकता है, दान पुण्य में खर्च करवा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का स्वामी, खर्च का स्वामी कौन बन रहा है? जुपिटर बन रहा है। तो जुपिटर कैसी जगह खर्च कराएगा? जहां उसकी रुचि होगी वहां खर्च कराएगा। तो जुपिटर की रुचि क्या है? जुपिटर की रुचि पूजा पाठ में, दान पुण्य में, कथा भागवत में, है ना। तो अच्छी जगह खर्च कराएगा ये। तो इस तरह से फर्क आता है। यही प्रेडिक्शन है, इसी प्रेडिक्शन को हम लोग सीखते हैं बार बार स्टडी कर करके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है तो उसके फलों में वृद्धि तो होती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कहाँ का स्वामी होकर के वह वर्गोत्तम हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वर्गोत्तम ग्रह सदा शुभ ही करते हैं। हम ये कहेंगे वर्गोत्तम ग्रह के फलों में वृद्धि होती है, वो अपने पूरे फल देते हैं, अपने कारकत्व भी पूरी तरह से देते हैं और अपने फल भी पूरी तरह से देते हैं। लेकिन D1 में वो कहाँ के स्वामी हैं उसी के आधार पे वो फल देंगे। यदि वो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं या लग्न के स्वामी हैं, यानी कि लग्नेश अगर वर्गोत्तम हो गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। लग्नेश अगर वर्गोत्तम हो जाता है तो हम कहते हैं कि जातक जो है वो स्वास्थ्य से तो मजबूत होगा ही, सब चीज अचीव करने की उसकी संघर्ष क्षमता अच्छी होगी और वो अचीव भी कर पाएगा। उसकी कार्यशैली ऐसी होगी कि वो अचीव कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका लग्नेश वर्गोत्तम है। इसी तरह से लग्न भी वर्गोत्तम हो जाती है। जैसे लग्न के भोगांश मान लीजिए यहाँ पर इसी लगन में, मान लीजिए ये मकर लगन है, इसी लगन में यदि 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर की लगन हो, क्योंकि ये मकर लगन में पहले नवांश वर्गोत्तम होता है। तो अगर यही लगन 3 डिग्री 20 मिनट से कम की है, यानी 0 डिग्री से लेकर 2 डिग्री की है, या 3 डिग्री की भी है, 3 डिग्री 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट तक, 10 मिनट, 11, 19 मिनट तक की भी है मान लीजिए, तो 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर की अगर लगन होगी तो D9 में भी मकर ही आ जाएगी। तो अब जब लग्न वर्गोत्तम होती है तो बहुत ही इसको अच्छा माना जाता है कि जातक एक सक्सेसफुल लाइफ जिएगा, वो जो चाहेगा वो अचीव कर लेगा, जो चाहेगा वो प्राप्त, ऐसे नहीं कि आराम से प्राप्त कर लेगा, थाली में परस के कोई दे देगा, नहीं, मतलब उसकी मेहनतें सफल होंगी। क्योंकि ये तो हम जानते हैं ना कि मेहनत तो सब करते हैं लेकिन फल सबको अलग अलग मिलता है। किसी को आसानी से मिलता है, किसी को देर से मिलता है, किसी को कड़ी मेहनत के बाद मिलता है, किसी को थोड़ी मेहनत के बाद मिलता है। तो जब लगने वर्गोत्तम होती है तो जातक अपने पसंद के अनुसार अपनी हिम्मत और साहस से अचीवमेंट प्राप्त कर लेता है। तो आज के लिए हमने इसीलिए नवांश को लिया। हमारा टॉपिक आज का रहा नवांश का टॉपिक, कि नवांश क्या है, इसका क्या महत्व है और इसे कैसे समझें। तो नवांश बहुत इंपॉर्टेंट है और नवांश भी जरूर देखना चाहिए जब भी हम कोई बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कोई टाइम फिक्स करके बताना चाह रहे हैं, या कोई मैरिज वगैरह भी देख रहे हैं, या और कोई टॉपिक देख रहे हैं, संतान के बारे में देख रहे हैं या जॉब के बारे में देख रहे हैं, तो नवांश चार्ट को जरूर देखना चाहिए। ये एक्चुअल पोजीशन ग्रहों की बताता है कि वास्तव में ग्रह में कितना बल है और ग्रह काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो नवांश का महत्व बहुत है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको पूरी तरह से लेना चाहिए और ग्रहों के वर्गोत्तम होने के महत्व को समझना चाहिए कि ग्रह वर्गोत्तम होकर हमें क्या दे सकता है या क्या नहीं दे सकता। तो आज के टॉपिक में हमने लिया नवांश को। आज हम इसको इतना ही रखते हैं। अगले चैप्टर में हम कुछ और लेंगे। देखते हैं कि हम मैरिज वाले को आगे बढ़ाएंगे या काल सर्प को लेते हैं, क्योंकि 2-3 चीजें हैं जो बीच बीच में आ रही हैं, तो उनको भी हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।